नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मापवानी। आई होप यू आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। दिन की शुरुआत करते हैं जिग जिगलर के कोट के साथ। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। राइट? किसी भी क्षेत्र में अगर आपको पीक तक पहुंचना है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट होंगे तो फिर आपको उस चीज़ की शुरुआत करने की क्या ज़रूरत है, इज़न्ट इट? लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि हम एक परफेक्शन की राह देखते हैं। राइट? ये हम सबकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है कि जब हम किसी चीज़ में कोई थोड़ा परफेक्ट हो जाएंगे तब हम उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट। राइट? एटॉमिक हैबिट पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। राइट? आई थिंक लास्ट ईयर, 1.5 साल शायद हो गया है, वो हमने वो गार्डन में शूट करके बनाया था वो वीडियो, शायद आपने देखा होगा। तो एटॉमिक हैबिट जो किताब है उसमें एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिसर्च कंडक्ट की गई। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे। राइट? वो फिल्म सीखने के लिए गए थे। तो एक जो बैच था स्टूडेंट का या फिर एक ग्रुप जो था, उनको कहा गया कि आप सिर्फ क्वालिटी वाले पिक्चर्स निकालेंगे। आपको फोटोज लाने हैं, लेट्स से 5 फोटोज डिपॉजिट करने हैं, लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। और दूसरा जो ग्रुप था उसको कहा गया कि आप क्वांटिटी में फ़ोटोज़ दीजिए। राइट? तो अगर मैं पूछूं कि क्वालिटी और क्वांटिटी जीत किसकी हुई होगी तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि क्वालिटी वाले लोगों की। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वांटिटी वाले लोगों की जीत हुई। पता है क्यों? क्योंकि ये जो क्वालिटी वाला ग्रुप है ना, ये परफेक्शन की राह देख रहा था कि जब उनको कोई परफेक्ट मोमेंट मिलेगा तब जाकर वो तस्वीरें या फिर फोटोज़ जो हैं वो क्लिक करेंगे। क्वांटिटी वाला ग्रुप जो है वो धड़ाधड़ फोटोज़ खींचने लगे और फिर जो फाइनल उनके पास हज़ारों फोटोज़ थे उसमें से ईजिली उनको 5 ऐसे फोटोज़ मिल गए जो बेस्ट थे। राइट? सो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि स्टार्ट कर दीजिए। राइट? आप उस चीज़ में ग्रेट जो है वो बाद में धीरे धीरे करके बनते जाएंगे। और ये सीरीज़ का भी यही पर्पस है। राइट? एवरी सिंगल डे हम यही बात करते हैं, इज़न्ट इट? एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। जो मैं आपको कह रहा था ना कि हर रोज़ हम बात करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। राइट? चीज़ की शुरुआत कर दीजिए, फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए, एंड यू विल बिकम ए मास्टर। सिंपल इज़ दैट। और ये वीडियो जो है ये सभी के लिए हैं, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो या एक्सपर्ट लेवल पर हो। राइट? इट विल हेल्प यू, दिस सीरीज विल हेल्प यू एवरी सिंगल डे। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही डीप लेवल वाला टॉपिक अगर कोई है तो इट इज दिस वन। राइट? तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिस वन, द वॉर दैट एंड्स द सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। Saudi Arabia has recognized that peace and stability in the region are not possible without Palestinian interests being addressed. The war that ends the Saudi Israel normalization process. अभी जो यहाँ पर युद्ध की शुरुआत हुई है, आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। राइट? वेस्ट एशिया का मैप जो है वो लाइट गोल्डन कलर में हाईलाइटेड है। तो एज वी नो कि पैलेस्टाइन और या फिर टू बी प्रिसाइज हमास और इजराइल के बीच में एक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और इसकी वजह से सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उस पर ब्रेक लग सकती है। दूसरी चीज़, टैगलाइन ये कह रही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब समझ गया है कि इस पूरे क्षेत्र में अगर आपको पीस और ट्रैंक्विलिटी और स्टेबिलिटी चाहिए तो पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट जो हैं इसको नज़रअंदाज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, हमास ने जो अटैक किया, पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की, भारत ने भी निंदा की है, हम सब इसकी निंदा करते हैं बिकॉज इट इज़ ए टेररिस्ट अटैक। राइट? अगर युद्ध होता, अगर वॉर होता दो देशों के बीच में तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर हमास के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने नॉट सऊदी सॉरी, लेकिन इजराइल के जो सिटीजन्स हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अटैक किए। राइट? बहुत मीन्स नवजात शिशुओं को मार डाला है, घर में जाकर जो बुजुर्ग हैं उनको मारा है। तो बहुत सारे ऐसे अत्याचार जो है वो हमें देखने को मिले। अब ये जो अटैक हुआ इसकी वजह से इजराइल और यूएसए जो एक एफर्ट्स में थे कि ये सऊदी अरेबिया और दूसरे जो वेस्ट एशिया के देश हैं तो उनके साथ इजराइल के रिलेशंस नॉर्मल हो जाए, अब इस पर एक ब्रेक शायद नज़र आएगी। नेतन्याहू साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, राइट, उन्होंने 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच दी और
उस स्पीच में उन्होंने 1948 का जो इजराइल का मैप दिखाया और इस रीजन का मैप दिखाया और इसके साथ जो करंट पीस एग्रीमेंट है उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। नाउ पे अटेंशन हियर। यहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो मैप दिखाया है इजराइल इन 1948, तो यहां पर पूरा ब्लू कलर में उन्होंने दिखाया और कहा है कि आजू बाजू में जितने भी देश थे तो इनके साथ इजराइल के रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, राइट। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, गाज़ा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने इजराइल की ही दिखाई हैं, दिस वन, राइट। तो डेफिनेटली इसका तो विरोध होगा ही इस चीज़ का। एज यू कैन सी, जूम करके अगर इसको देखें यू कैन रियलाइज कि जो मैप उन्होंने बताया वो बराबर नहीं है। फॉर एग्जांपल इट्स लाइक कि अगर पाकिस्तान का मैप जो है वो यूएन में दिखाया जाए और जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन जो है वो पाकिस्तान में दिखाया जाए तो भारत कैसे विरोध करेगा। तो वैसे ही वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम अगर इजराइल का दिखाया गया है इस मैप में तो डेफिनेटली ये जो बाकी के देश हैं और ख़ास करके पैलेस्तीनियन लोग जो हैं तो वो तो इसका विरोध करेंगे ही, इजराइल। लेकिन उनका जो यहाँ पर मेन फोकस था वो ये नहीं था। लेकिन ऑफ कोर्स लोगों की नज़रों में तो ये बात थोड़ी छिपेगी। अगर मैं ही आपको कोई गलत मैप दिखा दूँ, कश्मीर वाला पोर्शन जो है वो पाकिस्तान में नज़र आ रहा होता है, तो बहुत बार स्टूडेंट्स जो है वो दिखा देते हैं कि सर यहाँ पर मैप जो यूज़ किया वो गलत है। कई बार हमसे गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इट्स नॉट ए गलती, राइट। ये जानबूझकर ये दिखाया गया है यहाँ पर। दूसरी चीज़ उन्होंने एक मार्कर लेकर दिखाया कि कैसे ये बेसिकली IMEC है ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमने G20 के टाइम पर काफ़ी न्यूज़ में था, हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन की। तो उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि ये पूरे क्षेत्र के लिए ये अब नया इजराइल और इजराइल के रिलेशंस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इजिप्ट, सूडान, बहरीन, UAE ये सारे देशों के बारे में बात की, कहा इब्राहिम अकॉर्ड्स का नाम लिया और सऊदी अरेबिया जो हैं उसके साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि पैलेस्टीनियंस जो हैं उनके पास वीटो नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह है कि पूरा ये जो अरबिक वर्ल्ड है तो उसमें पैलेस्टीनियंस की पॉपुलेशन जो है वो समवेयर अराउंड 2% है। तो 2% पॉपुलेशन जो है वो बाकी की जो पॉपुलेशन है उस पर ब्रेक लगा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का अपनी स्पीच में UN में कहना था, ठीक है। इजराइल, सऊदी अरेबिया और USA के बीच में डिस्कशंस भी चल रही हैं, ठीक है। USA का ये भी मानना है कि 2023 के अंत तक ये पैक्ट जो है वो तीनों देशों के बीच में हो भी जाएगा। 2 इजरायली मिनिस्टर्स ने हाल ही में सऊदी अरेबिया की एक यात्रा भी की। पहले ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल सी थी, लेकिन अब इस दिशा में चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ऐसे समय पर हमास ने एक अटैक किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाइमिंग जो है वो हमास ने सिलेक्ट किया। सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशंस नॉर्मल करने की बात है तो USA के सामने सऊदी ने कुछ कंडीशंस रखी है, 3 बड़ी कंडीशंस, राइट। पहली कंडीशन जो सऊदी ने रखी है वो ये है कि हमारे यहाँ पर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें और फिर हम यूरेनियम एनरिचमेंट भी करेंगे। तो सऊदी अरेबिया फ्यूचर में अपने आप को एक न्यूक्लियर देश देखना चाहता है, न्यूक्लियर वेपन वाला देश देखना चाहता है, टू बी प्रिसाइज। दूसरी चीज़, हमारी सिक्योरिटी की गारंटी जो है वो USA ले, USA हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और नंबर 3, हमें आप एडवांस्ड वेपन्स जो है वो बेचिए भी और बेचने के साथ साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचिए आप। तो ये 3 बड़ी कंडीशंस लगाई हैं और ये कंडीशन डायरेक्टली इजराइल के साथ जो रिलेशंस डेवलप करने की बात है तो सऊदी कहता है USA को कि आप 3 चीज़ें हमें प्रोवाइड कीजिए, हम इजराइल के साथ रिलेशन नॉर्मल करने में आपके साथ मीन्स आपको सपोर्ट करेंगे। USA ने सऊदी को कहा है कि आप ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसमें USA का साथ दीजिए, चाइना के साथ अपने डीप रिलेशनशिप को तोड़ दीजिए या फिर कम कर दीजिए और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट USA के साथ और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। तो ये USA ने 3 कंडीशंस जो हैं वो सऊदी के सामने रखी हैं। अब सऊदी और इजराइल के रिलेशंस एज यू नो के बहुत ही एक लंबे समय से उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन USA में भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, वो सऊदी के गारंटर के तौर पर, सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर USA रहे तो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सऊदी तो एक ऑथोरिटेरियन देश है, तो ऐसे ऑथोरिटेरियन देश का एक डेमोक्रेटिक देश सिक्योरिटी गारंटर बने, ये बात बराबर नहीं है। दूसरी चीज़,
यूएसए और इजराइल जो हैं, वहाँ के दोनों के लोग जो हैं वो ये सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाए इसको लेकर चिंतित हैं। ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल, इजराइल को तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि सऊदी के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए, और ईरान भी नहीं चाहेगा कि सऊदी के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। रही बात एडवांस्ड वेपन्स की, तो यहाँ पर टेक ट्रांसफ़र की बारे में बात की जा रही है, और सऊदी अरेबिया का ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही ख़राब है, और ऐसे रिकॉर्ड वाले देशों को जनरली यूएसए जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र भी नहीं करता है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद भी यूएसए का ये मानना है, ये यूएसए कॉन्फिडेंट है कि ये डील जो है वो सऊदी के साथ, इजराइल के साथ आगे हो जाएगी। अब रही बात पैलेस्टीनियंस की, राइट। तो ये सारी डिस्कशंस जो चल रही है तीनों देशों के बीच में, तो उसमें पैलेस्टीनियन का कोई जिक्र नहीं हुआ, राइट। नेतन्याहू साहब का जो अभी कोएलिशन की सरकार है, वहाँ की जो गठबंधन की सरकार है, तो उसमें भी पैलेस्टीनियन के एस्पिरेशंस की कोई बात नहीं हो रही है, राइट। ना तो कोई सपोर्ट देने की बात है, ना तो ईस्ट जेरूसलम जो है, तो उसको बेसिकली जेरूसलम को इज़राइल का कैपिटल घोषित करने की बात बता दी है, राइट। और जो अभी सेटलमेंट्स चल रहे हैं, देखिए आई एम नॉट सेइंग कि हमास जो है वो अच्छा है, हमास इज़ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पैलेस्टाइन जो हैं, पैलेस्टाइन और पैलेस्टीनियंस जो हैं, उनके भी राइट्स हैं, उनके भी अधिकार हैं, इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और भारत की तो ऑफिशियल पॉलिसी ये रही है कि हम इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ रिलेशंस मेंटेन करके चल रहे हैं। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, पैलेस्टीनियन के अधिकार और इजराइल के अधिकार। तो यहाँ पर इजराइल की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि इजराइल सेटलमेंट्स, यानी कि नए नए क्षेत्रों में नए नए घर बनाना, वहाँ पर कॉलोनीज बनाना, और धीरे धीरे ऐसे कर करके इजराइल जो है वो अपने एरिया को एक्सपांड करता आया है। तो ये चीज़ जो है, इस पर भी इजराइल को ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर इजराइल क्लियरली गलत है। दूसरी चीज़, अल अक्सा मॉस्क जो है, तो वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, वहाँ पर वायलेंस हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, राइट। ईरान के ऊपर इल्ज़ाम डाला जा रहा है कि हमास को सपोर्ट करने वाला ईरान है, और इजराइल और सऊदी के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छे हो गए तो ईरान के लिए ये एक गलत बात होगी, क्योंकि दो ईरान के दुश्मन जो हैं, ये दोनों एक हो जाएंगे तो ईरान के लिए ट्रबल्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ईरान ने एक बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखी कि ये अगर इतना बड़ा अटैक हो जाए और फिर इजराइल चुप नहीं बैठेगा, तो इसकी वजह से सऊदी और इजराइल के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन की बातचीत चल रही है, तो इसके ऊपर ब्रेक लग जाएगी। तो ईरान का डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ा हाथ होगा। अब हमास जो हैं, तो हमास के इस अटैक से सऊदी को पता चल गया है कि पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इस क्षेत्र में पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में टैगलाइन देखे ना, कि पैलेस्टीनियन कंसर्न को आगे लेकर, मीन्स उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते, राइट। कि इजराइल के साथ रिलेशन डेवलप करना है और पैलेस्टाइन के बारे में बात ना हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। सऊदी अरेबिया की जो ऑफिस है, उन्होंने भी वार्निंग दी है, कहा है कि जो सिटीज़ में ऑक्यूपेशन हो रहा है, फिर पैलेस्टीनियन का अधिकार और ये सैंक्टिटी प्रोवोकेशंस, यानी कि अल अक्सा पर तोड़फोड़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी निंदा की है सऊदी अरेबिया की फॉरेन ऑफिस ने। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उन्होंने भी एक शपथ ली है कि वो पैलेस्टीनियन लोगों का जो अधिकार है, राइट्स हैं, डिसेंट लाइफ, जस्ट पीस, ये सारी चीज़ों को लेकर और ज़्यादा जोर देंगे। सऊदी अरेबिया सपोर्ट करेगा, राइट। अभी बीच में ऐसा लग रहा था कि सऊदी का सपोर्ट जो है वो चला गया है, लेकिन अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि सऊदी जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़, जो यूएसए ने कंडीशंस रखी है ना सऊदी के सामने, अब सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट हो चुका है फॉरेन पॉलिसी में। एंटी चाइना की बात हो रही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो सऊदी एंटी चाइना होगा, क्योंकि ईरान और सऊदी के बीच में जो डील करवाई वो भी चाइना ने करवाई थी। तो एक लंबे समय तक इस क्षेत्र में यूएसए जो कहता था वही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, राइट। तो अब ये हो सकता है कि पैलेस्टीनियन जो हैं, तो उनके कॉज को सऊदी अरेबिया और सपोर्ट करे, और इस सपोर्ट में ऐसा हो सकता है आगे के इजराइल जो हैं वो फिर ये डिस्कशन सऊदी अरेबिया के साथ अभी इस पर ब्रेक लगा दे। और अगर ऐसा होता है, लेट्स से, तो इसमें क्लियरली अगर किसी की शॉर्ट टर्म की कोई जीत होगी तो दैट विल बी ईरान। ईरान बहुत खुश होगा कि दो दुश्मन जो हैं वो एक नहीं हुए, राइट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को प्रिंट किया गया है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट बैलेंसिंग पॉलिसी। अब मीन्स
मैं कंटिन्यूएशन में ही बात कर रहा हूँ, राइट। आप ऐसा मत समझिए कि मीन्स बोर नहीं होना है आपको, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत बोर्डम पे फील हो रहा है तो इट्स ओके, आई डोंट रियली माइंड। मुझे बोलने में और एक्सप्लेन करने में बोर्डम नहीं है, तो आपको सुनने में क्यों बोर्डम हो सकता है। मीन्स कुछ ऐसे लोगों को अगर होता है तो आई एम सेइंग, क्योंकि एक टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब इसी चीज के साथ जुड़ी हुई एक बात है बैलेंसिंग पॉलिसी। इंडिया मस्ट प्रेशर इजराइल टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन द फेस ऑफ टेरर, राइट। मोदी साहब ने ट्वीट करके कहा, और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं दैट मीन्स कि हमारा इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम इजराइल के साथ हैं। क्यों इजराइल के साथ हैं? क्या हम पैलेस्टीन के खिलाफ हैं? नो, हम इजराइल के साथ इसलिए हैं क्योंकि इजराइल पर टेरर अटैक हुआ। हमास ने जो किया वो एक टेररिस्ट अटैक था, और भारत पर ऐसे बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं। तो इसलिए भारत जो है वो इस पेन को अच्छी तरीके से समझ सकता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो कैसा होता है। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, पार्क में, घरों में जाकर छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हमास की एट्रोसिटीज जो हैं दिस आर अनएक्सेप्टेबल एट ऑल, राइट। इसकी मीन्स किसी भी प्रकार से हमास जो है वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अल अस्का में जो हुआ, अल अक्सा में, या फिर जो इजराइल का जो सेटलमेंट बढ़ता जाता है, जो भी है, लेकिन टेररिस्ट अटैक जो है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ठीक है। मोदी साहब ने नेतन्याहू साहब के साथ भी एक फ़ोन पर बातचीत की, और इसमें टेररिज्म जो है इसकी निंदा की गई, और कहा गया कि हम इजराइल के साथ हैं। दूसरी चीज़, भारत के जो सिटीजन्स वहाँ पर रहते हैं, मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछा था, इज इट, और 18,000 जितने इंडियंस जो हैं वो इजराइल में रहते हैं, और 85,000 जितने इजराइलीज ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वहाँ पर रहते हैं। तो लगभग आप पकड़ लीजिए कि 1 लाख जितने इंडिया के साथ जुड़े हुए लोग इजराइल में रहते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे लोगों की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है तो उसकी चिंता जो है वो व्यक्त की, और इजराइल ने कहा है कि इसमें इजराइल भारत की पूरी मदद करेगा। अब देखिए, हमने हमास का अटैक जो है वो कंडेम किया है, राइट। ग्लोबल एंटी टेररिज्म जो है उसके बारे में भारत ने बातचीत की, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इसी के साथ साथ जो पैलेस्टीनियन कोज हैं, पैलेस्टीनियन इश्यू हैं, तो उस पर भी भारत का स्टैंड जो है वो वही है। भारत ने कहा है कि पैलेस्टीनियन लोगों का अधिकार जो है वो भी उनको मिलना चाहिए। 1992 में जब इजराइल और इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना हुई, तब से भारत ने कंसिस्टेंटली यहां पर एक बैलेंस रखकर चला है। इजराइल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट देश है, राइट। इजराइल के साथ हमारे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, काउंटर टेररिज्म, कोऑपरेशन, बहुत सारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये बैलेंस रखा है कि भाई पैलेस्टीनियन जो हैं, ये 2 स्टेट सॉल्यूशन जल्द से जल्द आप लेकर आइए, ये सारी चीज़ें भारत ने हमेशा मेंटेन की है। तो भारत ने काफ़ी अच्छा बैलेंस यहाँ पर रखा है। ये बात भारत की डेफिनेटली हम सबको अप्रिशिएट करनी चाहिए। दूसरी चीज़, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 2017 में इजराइल की यात्रा पर गए थे। उस समय पर उन्होंने पैलेस्टाइन में ब्रेक नहीं लिया। जनरली क्या होता था कि अगर आप इजराइल जा रहे हैं तो पैलेस्टाइन होकर जाएंगे, या फिर वापस आते समय पैलेस्टाइन जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। मोदी साहब डायरेक्टली इजराइल गए और वापस आए, और फिर उसके बाद पैलेस्टाइन गए, तब वो इजराइल नहीं गए थे। तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन था। इजराइल को भी हमने कहीं ना कहीं बता दिया था कि ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ आपकी तरफ रहेंगे, हम तो, हमारे लिए तो दोनों इक्वल हैं, राइट। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ भारत ने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन की है। जब जेरूसलम को इजराइल की राजधानी या फिर इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर करने की बात थी, तब भारत ने इसका विरोध किया था। भारत ने कहा था ऐसे सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, और भारत ने ये स्टैंड बहुत समझ कर लिया है, बहुत ही सोच समझ कर लिया है। क्योंकि कल फिर पाकिस्तान जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में ऐसी बात लेकर आए, कल चाइना उसकी मदद करे और वो बात लेकर आए और कहे कि भाई ये जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पूरा जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का, ऐसा कोई प्रपोजल लेकर आए। तो बहुत सारे ऐसे देश होंगे। तो उस समय पर पैलेस्टाइन जो हैं वो भी विरोध करेगा, उस समय पर होपफुली इजराइल जो है वो भी विरोध करेगा इस बात का, पाकिस्तान का, या फिर कोई भी देश कर सकता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट टाइम। लेकिन ये तो गलत चीज़ होगी ना हमारे साथ। तो वैसे ही ये भी गलत होगा पैलेस्टीनियंस के साथ कि अगर उनकी जो जगह है वो इजराइल के मीन्स या जेरूसलम वाला टॉपिक जो है ये वो दो बैठकर ही सॉल्व कर सकते हैं, पैलेस्टीनियन और इजराइली। इसमें ऐसा नहीं है कि इंडियंस वहाँ पर जाकर उनको सॉल्व कर दें, नहीं, ये उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, वो दोनों सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर यूनिलैटरलिज्म जो है वो भारत एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कंसिस्टेंटली हमारा स्टैंड जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड रहा है, राइट।
सो आई होप कि यही बैलेंस जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, और क्लियरली ये अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज़ हुआ है तो उसमें भी हमने इसी बैलेंस को मेंटेन किया है। तो ये दो आर्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले आर्टिकल हैं, मीन्स इन द सेंस कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इंप्रूव होती है दो आर्टिकल से। राइट डियर फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। ओके यस, तो ये आर्टिकल हो गया। चलो अब बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट अप द खाकी सीलिंग। अभी विमेंस रिजर्वेशन बिल आया, राइट? तो इसमें जो हमारी पार्लियामेंट हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का बिल पास किया। अब वक्त आ चुका है कि इंडियन पुलिस जो हैं, जो हमारे देश में वैसे कोई इंडियन पुलिस नहीं है, राइट? अलग अलग राज्यों की अलग अलग पुलिस हैं, गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, और इंडियन पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं तो उनको भी इवेंचुअली किसी एक राज्य में ही डिप्लॉय किया जाता है, राइट? सेंट्रल डेप्यूटेशन भी होता है, लेकिन वी डोंट हैव एनी इंडियन पुलिस, वी हैव, लेकिन जनरली इंडियन पुलिस यानी कि पूरे देश की पुलिस की यहाँ पर बात है। थोड़ी टेक्निकल क्लैरिफिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पर ये प्रपोजल है कि जो इंडियन पुलिस है या फिर राज्यों की जो पुलिस हैं, तो वहाँ पर 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हो। 2005 से ये बात पेंडिंग है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पर महिला पुलिस जो हैं उनके लिए महिलाओं के जो शूज हैं उनको स्टार्ट करने वाला पहला अगर कोई राज्य था तो दैट वाज तमिलनाडु। तो बहुत सारे अपग्रेड्स की ज़रूरत है, मीन्स महिलाओं को पुरुषों के जूते पहनाए जाते हैं यूनिफॉर्म में। तो यू कैन इमेजिन कि कितने सारे बदलावों की ज़रूरत है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि सारे पुलिस स्टेशंस के अंदर फीमेल ऑफिसर्स के लिए, फीमेल जो भी स्टाफ है उन सभी के लिए टॉयलेट्स होने चाहिए, अलग टॉयलेट्स, राइट? दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू यूज मेल टॉयलेट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्लियामेंट और पुलिस का जब कोलैबोरेशन होगा, व्हेन आई से पार्लियामेंट एंड पुलिस आई मीन टू से कि जब महिला पार्लियामेंटेरियंस होगी 33%, और फिर सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, स्टेट लेवल पर भी 33% रिजर्वेशन होगा और 33% महिलाएं होंगी, और पुलिस में अगर 33% महिलाएं होगी, जब महिलाओं का रोल इंक्रीज होगा दोनों लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर और पुलिस लेवल पर, तो महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। रुआंडा, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर, लेट्स से रुआंडा की बात करें तो वहाँ पर महिला पार्लियामेंटेरियंस बहुत ज़्यादा हैं, 60% से ज़्यादा। तो क्या रुआंडा डेवलप्ड देश है? नो। वहाँ पर ऐसा है कि कम्युनिटीज़ के बीच में इतने झगड़े हुए कि पुरुष ही नहीं बचे, बहुत सारे पुरुष मर गए। तो उसकी वजह से महिलाएं जो हैं वो पार्लियामेंट तक पहुँच पाई, क्योंकि रिप्रेजेंट करने के लिए फिर इलेक्शंस में महिलाएं, वोट देने में महिलाएं, तो दैट्स वाई। लेकिन वहाँ पर पुलिस में उतनी महिलाएं नहीं हैं, तो रुआंडा जो है वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए बहुत ही सिक्योर कंट्री है। सेम थिंग गोज विथ साउथ अफ्रीका, राइट? तो नॉर्डिक देशों को अगर आप देखेंगे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एक्सेट्रा, तो वहाँ पर महिलाओं की सेफ्टी सबसे ज़्यादा है। एंड द रीज़न इज महिलाएं पुलिस में भी ज़्यादा हैं, महिलाएं पार्लियामेंट में भी ज़्यादा हैं। एक हेल्थी जो आंकड़ा है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इंडिया में रिसर्च जो कंडक्ट की गई तो यहाँ पर पता चला कि महिलाएं जो हैं उनके ऊपर जब भी कोई अत्याचार होता है, राइट, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे कोई दूसरा कोई क्राइम हो, तो अगर महिला ऑफिसर्स हैं, महिला पुलिस स्टेशन हैं, और जिन जिन जगहों पर महिला पुलिस स्टेशंस खोले गए हैं तो वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो जा पाती हैं, वो जाती भी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्राइम फेस कर रही हैं, तो वो प्रोटेक्शन के लिए महिला पुलिस स्टेशन जाएगी। लेकिन जो जनरल पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर जनरली हमें बताया कि पुरुष ही ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर महिला जो हैं वो जाना पसंद नहीं करेगी। ये एक रिसर्च में भी हमें देखने को मिला है। और जब भी कोई क्राइम भी होता है तो महिला पुलिस अगर होती है, राइट, तो महिला के खिलाफ कोई क्राइम है और महिला पुलिस है, और उस राज्य के अंदर लेट्स से होम मिनिस्टर भी महिला हैं और डीजीपी भी महिला है लेट्स से, तो फिर चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो थरो इन्वेस्टिगेशन होगा। द रीज़न इज़ क्योंकि वो महिला को लेकर जो क्राइम्स होते हैं तो उनको लेकर ज़्यादा एक सेंसिटिविटी और एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। सो इंडिया जो है वो उसको लेट स्टार्टर का एडवांटेज मिला। यूएसए दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, फिर यूके और ये सारे देशों में
महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, एडल्ट सफरेज जो है वो वहाँ पर नहीं था। पहले पैसे वाले लोग ही वोट दे पाते थे, उसके बाद पुरुष सारे वोट दे पाते थे, उसके बाद जाकर फिर महिलाओं को। लेकिन हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो पहले दिन से ही सभी को वोट देने का अधिकार जो है वो हमारे देश ने दिया, राइट। तो ये चीज़ हमने एक्सेप्ट इसलिए की, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें। द रीज़न इसके दूसरे देशों में इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ पर भी पुलिस को लेकर ये टेम्पलेट रेडी है। हमने देखा ना रुवांडा, साउथ अफ्रीका और दूसरे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ के, कि अगर उनको अच्छी तरीके से स्टडी किया जाए तो पता चलता है कि जब पुलिस में महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा तो क्राइम रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा और डिटेक्शन जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, प्रिवेंशन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। सो वी आर done with this one. Now we have the last one to go, and this one is a methodology of global hunger index has been rightly criticized. बराबर किया कि ये जो हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसका विरोध हुआ। गवर्नमेंट ने कहा कि हर साल यही चीज़ होती है। अभी इस समय पर 125 नेशंस में से हमारा रैंक जो है ये 111 रखा है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो इसमें जो मेथड होती है ना, इसको कहते हैं मेथोडोलॉजी। प्राइमरी डेटा यूज़ करते हैं, सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं, सैंपल सर्वे कितना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपने रिस्पॉन्स में कहा है कि ये जो मेथड यूज़ की गई है इनके द्वारा तो ये बराबर नहीं है। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी कहा है कि जीएचआई जो है ये पुअरली डिज़ाइंड है, इससे आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट। न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें या फिर कोई टॉपिक के तौर पर एक दिन पर ये ट्रेंडिंग रहेगा, थोड़े समय के लिए ट्रेंडिंग रहेगा, लेकिन ये राइट एक जो पिक्चर है ना एक देश का वो नहीं दिखाता है। तो इट्स नॉट ए परफेक्ट डेटा, नंबर वन। हमारे यहाँ पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मेन इश्यू जो था दैट वाज हंगर, राइट, कि लोग जो है उनको भरपेट खाना नहीं मिलता था। दैट वाज, आप पुराने फिल्मों को देख लीजिए, दादा दादी, नाना नानी या फिर उनके पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरीज आप देखेंगे तो बहुत सारे स्ट्रगल वाली स्टोरीज होगी कि वो ये बहुत गरीबी में उन्होंने जीवन अपना काटा, ये सारी चीज़ें, यू विल फाइंड दिस थिंग। जनरली ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती क्योंकि उस समय पर सिचुएशन ही ऐसी थी, राइट। आज से लेट्स से 100 साल के बाद अगर जब मीन्स हमारी बात होगी तो कहेंगे कि उस समय पर तो लोग थे वो स्मार्टफोन में ही बिजी रहते थे, क्योंकि आज ऐसा होता है। तो आज से ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के समय पर जनरली यही हंगर जो है इट वाज ए वेरी कॉमन येट वेरी पेनफुल थिंग, वाइड स्प्रेड। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी कुछ समय पहले ही स्वामीनाथन साहब जो हैं वो अब नहीं रहे, उनका निधन हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ, हरित क्रांति हुई, तो उसके बाद हमारे देश में फूड सिक्योरिटी बढ़ने लगी। तो धीरे 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 लोगों की प्लेट पर खाना आने लगा और एक समय ऐसा आया कि हमारे पास खाने पीने की चीज़ें बढ़ गई, राइस और व्हीट जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, तो पेट भर जाएगा। लेकिन पेट भरने से हेल्थ इंप्रूव नहीं होती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसका मेन लक्ष्य जो है वो हंगर को एड्रेस करना था। लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि सिर्फ राइस और व्हीट खाने से आपको कुछ नहीं होगा। पोषण 2.0 जो है उसमें समझ में आया कि माल न्यूट्रिशन इज ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। हंगर भी है, ऐसा नहीं है कि हर कोई हमारे देश में पेट भरकर ही सोता है, नहीं। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग हैं, दुनिया के शायद सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी हमारे देश में रहते हैं। दुनिया की 17% पॉपुलेशन हमारे देश में है, तो उस हिसाब से उतने ज़्यादा गरीब भी होंगे और गरीबी हैं ही ना, हमारे देश में है, इसको कोई छुपाने की बात नहीं है। इट्स नॉट ए शेम, इट इज़ ए रियलिटी। इसको चेंज करने की कोशिश हमें करनी है। तो गरीबी है हमारे देश में, ऐसे भी सिचुएशंस हैं हमारे देश में कि लोगों को भूखा भी सोना पड़ रहा है। फूड सिक्योरिटी वाला कानून होने के बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर जगह पर उतना अच्छा नहीं है। आज भी वहाँ पर करप्शन और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन हंगर के साथ साथ माल न्यूट्रिशन को फाइट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमारा पूरा ह्यूमन कैपिटल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। बच्चों को, गर्ल्स को, महिलाओं को अगर राइट पोषण नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो भी कमज़ोर होगी, ये पीढ़ी भी कमज़ोर होगी, नेक्स्ट पीढ़ी भी कमज़ोर होगी। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, टेक्निकल इश्यूज, ब्यूरोक्रेसी, इनइक्वालिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। NFHS जो है उसका स्टेटिस्टिक्स आया है, उसके आंकड़े आए हैं चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर, और
NFHS 4 जो है उसके कंपैरिजन में बहुत कम इंप्रूवमेंट हुआ है। उसमें कुछ 90%, 90.2 या समथिंग ऐसा था कि 90% प्लस जो बच्चे हैं, जिनकी एज, बच्चे या फिर खास करके टॉडलर्स आप कह सकते हैं, राइट, इन्फेंट, नवजात शिशु या फिर टॉडलर्स, बेसिकली 6 महीने से लेकर 23 मंथ्स के, तो ऐसे 89% बच्चे हैं जिनको मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट नहीं मिलता है। और इसी वजह से बहुत सारे वेरियस ग्रुप्स में एनीमिया, जो कहते हैं ना कि आयरन की कमी खून में होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। तो न्यूट्रिशन पर हमें फोकस करना है। कैलोरी सेंट्रिक व्यू जो हैं उससे थोड़ा आगे बढ़कर हमें न्यूट्रिशन पर फोकस करना है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है, तो इसके लिए फोर्टिफिकेशन, राइस फोर्टिफिकेशन, ऊपर से उसमें वाइटामिन मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, तो दिस आर इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें तभी होगी जब महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। अगर एक बेटी जो है वो पढ़ी लिखी है, उसकी कल शादी होगी और जब फैमिली प्लानिंग करेगी तो शी विल लुक आफ्टर हर हेल्थ, कि वो खाने पीने में ध्यान देगी। अगर पढ़ी लिखी है तो शी विल ईट प्रॉपर फूड, राइट। उसको पता चलना लगेगा 7th, 9th, 10th में आते आते कि भाई मुझे बैलेंस डाइट कंज्यूम करना है, राइट। और अगर उसकी माता जी भी पढ़ी लिखी हैं तो फिर वो बचपन से ही उस बच्ची को वो ख्याल करेगी, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी यही होगा। तो इससे ओवरऑल हेल्थ जो है वो हमारे देश की इम्प्रूव होगी। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू, और इसके लिए हमें चाहिए डेटा, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करना, राइट डेटा, राइट पिक्चर जो है वो हमें डेटा से ही मिलता है। तो अभी डेटा कलेक्शन के आज तो बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, राइट। तो वी नीड टू डिप्लॉय दिस टूल्स, और ये राइट एक इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है कि ग्रास रूट पर क्या सिचुएशन है, और उस हिसाब से पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। क्वेश्चंस देखते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो है, तो अभी ऑपरेशन अजय हमने लॉन्च किया, राइट। तो ऐसा ही हमने सूडान को लेकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो उसका नाम क्या है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर फंड का कौन है, बजट में सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है। 4 देश हैं आपकी स्क्रीन पर। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट इट डियर फ्रेंड्स, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कल संडे है तो कल ये लेक्चर नहीं आएगा। I'll see you on Monday as far as this lecture is concerned, वरना मेरे दूसरे lectures जो है वो तो आते रहेंगे। And do share the video with other students as well. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.